हेलो हेलो, वेलकम टू लर्न करो क्लास 9 to 12। आप सबका स्वागत है इस चैनल पे। मैं बता देता हूँ, सबसे पहले हम सब ट्राई कर रहे हैं क्लास 9th से लेके क्लास 12 तक जितना भी कोर्स हो, चाहे वो बिजनेस स्टडीज हो, इकोनॉमिक्स हो, इंग्लिश हो, मैथमेटिक्स हो, सारा का सारा कोर्स कवर किया जाएगा। और यार स्पेशली आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास इतना रिसोर्स अभी अवेलेबल नहीं है, डू नॉट वरी, क्लास 10th सोशल साइंस उन बच्चों के लिए, उन क्लास 11th और 12th के बच्चों के लिए जिनके पास इतना मटेरियल अभी अवेलेबल नहीं है, स्पेशली कॉमर्स और आर्ट्स के बच्चों के पास, तो डोंट वरी, सारा मटेरियल इसमें कवर किया जाएगा। सोशल साइंस की बहुत ज़्यादा क्वेरीज आ रही है कि सोशल साइंस क्लास 10th कब शुरू होगा। देखो यार, बायोलॉजी शुरू हो चुका है और आज मैं आप सबके सामने ये बताना चाहता हूँ क्लास 10th के सारे सब्जेक्ट्स इस चैनल पे आपको ज़रूर मिलेंगे। अब आपको क्या करना है वो बता रहा हूं। आई एम सो मच प्राउड एंड हैप्पी टुडे टू टेल ऑल ऑफ यू दैट वी हैव लॉन्च्ड आवर ओन एप्लीकेशन। आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन इसमें देख सकते हैं। आप प्लीज एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के फायदे क्या हैं भैया, हम क्यों करें डाउनलोड? देखो यार, डाउनलोड इसलिए करो क्योंकि आपको उसमें बहुत सारी बेनिफिट्स मिलेंगे। जैसे बहुत बार क्या होता है, हमारे नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्कुल रह जाते हैं, हम डाउनलोड नहीं कर पाते, तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आती रहेगी और आपको नोट्स बिल्कुल पीडीएफ्स वहाँ पे इंटैक्ट मिलेंगी। और हाँ, ये सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ्री स्टडी मटेरियल आपको एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगा। यू जस्ट हैव टू इंस्टॉल लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप। लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। इसका गूगल स्टोर पे अवेलेबल है। ये है हमारी लोगो, लर्न करो योर ऑनलाइन क्लासेस, लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप। और क्या क्या मिलेगा हमें मिलेगा क्लासेस नोटिफिकेशन कि हमारी क्लासेस किस टाइम पे आ रही हैं, ये क्लास आने वाली है, ये नोटिफिकेशन पहुंच चुका है ऑलरेडी एप्लीकेशन वालों के पास। जिन्होंने एप्लीकेशन डाउनलोड करी हुई है उन सबके पास ही नोटिफिकेशन है कि क्लास 11 क्लास 12 का मैथ्स, बिजनेस, इको की क्लासेस कब कब आ रही हैं। और सारे वीडियो लेक्चर्स तो हैं यार। यूट्यूब पे क्या होता है, हम साइड में हमारा एक अलग से जॉनर चल रहा होता है, तन्मय भट्ट दिख रहा होता है और पता नहीं क्या क्या, जितनी भी हमारी लाइक्स हैं, जितने भी हमारे ख्वाहिशें हैं, जितने भी हमारे एस्पिरेशन है, सारे हमें यूट्यूब वीडियोस के बीच में सजेशन आते रहते हैं, वो दिखते रहते हैं। तो वो ऐसा वहां नहीं होगा। सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स जो भी अभी तक हमने कवर किए, सारे एक जगह इंटैक्ट हैं, फोल्डर्स में बने हुए हैं। आप क्लास 11 सीबीएसई में जाओ, वहां पे मैथ्स ढूंढो तो मैथ्स के सारे कोर्स आपको इकट्ठे मिल जाएगा, असाइनमेंट्स आपको इकट्ठे मिल जाएंगे। तो प्लीज, जिसने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है, लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम क्या करने हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि अभी हमारा बैचेस कौन कौन से चल रहे हैं। कौन कौन से बैचेस चल रहे हैं देखो यार, हमने ऑलरेडी बिजनेस स्टडीज की 4 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं चैप्टर 1 के। क्लास 11 की मैं बात कर रहा हूं। और अगर मैं बात करूं कि भैया बाकी सब में क्या आ रहा है, तो मैं बात करूं तो सब्जेक्ट है हमारा बिजनेस स्टडीज, जो हर रात को आपको 8 बजे मिल जाएगा। फिर हम आ गए हैं इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स की हर रोज डेली एट 9 PM यू विल बी गेटिंग वीडियोस प्लस पीडीएफ। और ये एप्लीकेशन के अंदर ऑलरेडी सुबह अपडेट हो जाता है, इसलिए भी एप्लीकेशन हमें डाउनलोड करनी है कि हमें रात तक का वेट नहीं करना है। सुबह हमारे पास सारा का सारा मटेरियल अवेलेबल है। मैथमेटिक्स भी स्टार्ट हो गया क्लास 11 के लिए। ये सारा मैं क्लास 11 की बात कर रहा हूँ। क्लास 11 का मैथमेटिक्स भी स्टार्ट हो चुका है एवरी नाइट एट 10 PM। समझ आ गई, सॉर्ट हो गया, टाइम टेबल समझ आ गया। टारगेट हमारा 100 आउट ऑफ 100 है यार। ये तो हमेशा टारगेट लेके चलना ही है। जब तक हम ये टारगेट लेके नहीं चलेंगे यार, मजा नहीं आएगा पढ़ने में, वो जील नहीं आएगी। 100 में से 100 हमारा टारगेट है, करके दिखाएंगे, जरूर करके दिखाएंगे। चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 का ही बिजनेस स्टडीज में बिजनेस रिस्क रह गया था। बिजनेस रिस्क आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले समझते हैं कि बिजनेस रिस्क होता क्या है। देखो यार, ये सारी एनसीईआरटी की डेफिनेशन है। मैं दोबारा सेम पॉइंट एम्फसिस कर रहा हूं, व्हाट एवर वी आर डूइंग फ्रॉम एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अलावा हमें बिजनेस स्टडीज में और कुछ नहीं उठाना। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि बिजनेस रिस्क है क्या। ठीक है, द टर्म बिजनेस रिस्क रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे प्रॉफिट्स रेगुलर स्ट्रीम्स में नहीं आएंगे। ये नहीं कि मैं आज 10,000 प्रॉफिट कमा रहा हूं तो मैं 10,000 ही प्रॉफिट कमाता रहूंगा पूरे साल। आप समझ रहे हो, पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट। इनएडिक्वेट मतलब जितना हमने सोचा उससे कम, या जितना हमने सोचा उतना टारगेट मीट नहीं हो पाया, इसलिए हमारे प्रॉफिट्स फॉर द करंट ईयर और फॉर द करंट क्वार्टर कम रह गए।
और इवन लॉसेस, देखो यार सिर्फ प्रॉफिट्स की बात नहीं है, बिजनेस रिस्क इन्वॉल्व्स बोथ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस और इवन लॉसेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। इसका मतलब ये है हमारे बिजनेस रिस्क में लॉसेस भी हो सकते हैं, इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स भी हो सकते हैं। और वो होते क्यों है, उसका रीजन क्या है? उसका रीजन क्या है? अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। देखो यार, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स और अनसर्टेनिटीज कुछ नहीं है हमारी, सिर्फ ये है कि ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट में। आप समझो मेरी बात, ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट में, उससे हमारी रिस्क बहुत इन्वॉल्व होता है। ट्रेंड जैसे फैशन इंडस्ट्री है, आज आपने कोई कुर्ती लॉन्च करी, पता लगा 1 महीने बाद वो कुर्ती इतनी आउटडेटेड हो गई कि उसको कंज्यूमर कुछ खरीदना ही नहीं चाह रहा। तो आप समझ रहे हो ट्रेंडिंग क्या चल रहा है इस समय? क्या चल रहा है इस समय? कॉलर टी शर्ट चल रही है। अब मानो इस समय ये कॉलर टी शर्ट चल रही है, तो इन कॉलर टी शर्ट्स का काफी ट्रेंड है, तो ये काफी सेल में है। अब यही कोई नॉर्मल टी शर्ट लग के बैठ जाए और कहे नहीं यार मैं तो यही बेचूंगा, तो वो रिस्क ले रहा है, बिजनेस रिस्क ले रहा है। और वो रिस्क सिर्फ तभी कवर हो सकता है जब वो अपने बिजनेस को ट्रेंड्स के साथ मूव करेगा। तभी तो हम बोलते हैं कुछ चीज ट्रेंडिंग है, वो चीज आपको अपने बिजनेस में या उस चीज में बिजनेस वेंचर आउट करना चाहिए जो ट्रेंडिंग है। तो ये अनसर्टेनिटी क्यों आती है? ये आती है बिजनेस ट्रेंड्स की वजह से। ट्रेंड क्या चल रहा है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ गया कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। देखो यार, सर्दियों में हमें पसंद है गर्म चीजें, वैसे ही गर्मियों में हमें चाहिए शिकंजवी और ठंडी ठंडी चीजें, कोका कोला चाहिए। ठीक है, कंज्यूमर प्रेफरेंस सीजन्स के साथ, टाइम के साथ और मानो ईयर्स के साथ भी चेंज होती है। कंट्री टू कंट्री भी डिपेंड करता है कि लोग क्या प्रेफर कर रहे हैं। अब साउथ अफ्रीका में एक बहुत बढ़िया जूस की दुकान है, हो सकता है कि इंडिया में वो जूस की दुकान यहाँ पे ना चले, तो कंज्यूमर प्रेफरेंस है, ये बिजनेस रिस्क है। आप कोई साउथ अफ्रीका की फर्म कहे कि मैं ये सेम जूस अपना इंडिया में बेचूंगी विदाउट डूइंग एनी रिसर्च, वो कहे ठीक है यार इंडियंस तो मेरा प्रोडक्ट लाइक कर ही लेंगे, तो ऐसा नहीं है। कंज्यूमर प्रेफरेंस मे डिफर फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, फ्रॉम टाइम टू टाइम, फ्रॉम ईयर टू ईयर, फ्रॉम सीजन टू सीजन। वो ही बिजनेस रिस्क का एक पार्ट है। फिर हम आगे डिस्ट्रप्शंस। यार मैंने कहीं पढ़ा था कोरोना इज द बेस्ट एंड मोस्ट हिट डिस्ट्रप्शन इन द वर्ल्ड मार्केट। इसका मतलब क्या है कि पहले हमने ये ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग्स, वर्क फ्रॉम होम सिनेरियो इतना नहीं सोचा था जितना अब हो चुका है। कोरोना ने हम सबको मजबूर कर दिया कि यार तुम अपने बिजनेस मॉडल रिवैम्प करो। जो भी तुम इतने सालों से काम कर रहे हो, जितना भी तुमने पैसा लगाया है, वो सारा वेस्ट है यार। डिस्ट्रप्शन आ गया मार्केट में, उसने ऐसा मजबूर कर दिया लोगों को ऑनलाइन आने के लिए। अगर आज मुझसे कोई कहे कि मुझे एक ऑफलाइन शॉप खोलनी है, तो मैं उसको आज का सबसे बड़ा मूर्ख समझूंगा। क्यों समझूंगा ऐसा? क्योंकि भाई ऑनलाइन बात करो, अब ऑनलाइन अपना बिजनेस जमाने की बात करो, ऑफलाइन वाला टाइम गया। आप समझ रहे हो, दिस इज द बिजनेस रिस्क दैट पीपल आर टेकिंग। अगर वो अपने नए वेंचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो ऑफलाइन सेटअप से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से वो एक बिजनेस रिस्क में पड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। देखो यार, आज का टॉपिक बहुत छोटा होने वाला है, ये पढ़ते हैं, इसके बाद पढ़ते हैं कि बिजनेस रिस्क के कॉजेस क्या हैं। हमारा पहला है नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क, फिर है कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क, और उसके बाद ये चैप्टर खत्म। ठीक है, आपका चैप्टर 4 से 5 लेक्चर में, मेनली 15 to 20 मिनट्स के लेक्चर्स हैं सारे, उसमें कंप्लीट हो गया। देखो यार, बहुत जल्दी चल रहे हैं, बहुत तेज चल रहे हैं। इसके बाद हम ये भी ट्राई करेंगे एनसीईआरटी के जितने क्वेश्चंस हैं, और हाँ, ऑब्जेक्टिव सीरीज तो आ रही है आप सबके लिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हर चैप्टर के मैं कंपाइल करूंगा, उससे मैं क्विजेस लॉन्च करूंगा। वो क्विजेस कहाँ मिलेंगे आपको पता कहाँ मिलेंगे? एप्लीकेशन के अंदर मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, अब हम यहाँ बात करते हैं अनसर्टेनिटी, और अब हमें समझना है कि अनसर्टेनिटीज का मतलब क्या है। अनसर्टेनिटीज का मतलब है लैक ऑफ नॉलेज। इसको अंडरलाइन करते जाना, ये सारी एनसीईआरटी की लैंग्वेज है। लैक ऑफ नॉलेज ऑफ अबाउट व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर, वही तो अनसर्टेनिटी है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, दैट इज द अनसर्टेनिटी। ठीक है, और अनसर्टेनिटी क्या है? इट इज बिटवीन चॉइसेस, कि मैं इस रास्ते जाऊं या इस रास्ते जाऊं। इस रास्ते गया तो मुझे ज्यादा लाभ होगा, या इस रास्ते गया तो मुझे ज्यादा बेनिफिट होगा। तो यही अनसर्टेनिटी है। और एनसीईआरटी क्या बोलती है कि अनसर्टेनिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बिजनेस रिस्क इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, और वो अराइज किससे होता है? अनसर्टेनिटीज से। अनसर्टेनिटीज का एग्जाम्पल भी दे रखा है, जैसे नेचुरल कैलामिटीज, चेंज इन डिमांड एंड प्राइसेस, चेंजेस इन गवर्नमेंट पॉलिसी। आज आरबीआई ने अपने पॉलिसी रेट चेंज कर दिए, तो उनका सीधा इफेक्ट पड़ता है बैंक्स के ऊपर, बैंक्स का सीधा इफेक्ट पड़ता है बिजनेसेस के ऊपर।
और यही बिजनेसेस का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है कंज्यूमर के ऊपर। तो आप देख रहे हो कितनी बड़ी चेन है, आरबीआई से चेन उठ के आ रही है कंज्यूमर के ऊपर। तो वो ही है, अनसर्टेनिटी है, बिजनेस रिस्क अनसर्टेनिटी की वजह से अराइज होता है। आज पता नहीं कि लोन का इंटरेस्ट जो पे करना है वो ज्यादा होने वाला है कम होने वाला है, तो वो क्या है, अनसर्टेनिटी है। वी डू नॉट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। ओके, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, ये हमने टॉपिक ढंग से पढ़ लिया, ये फर्स्ट पॉइंट है हमारा, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क का फर्स्ट पॉइंट ये है, बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटीज क्या है, नेचुरल कैलामिटीज, चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसीज, चेंज इन प्राइस एंड डिमांड, ये सब हमने पढ़ लिया, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट आ गए, रिस्क इज, ध्यान से देखना इस पॉइंट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट, इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। अरे ये कैसी बात हुई, बिजनेस रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। ऐसा क्यों, मैं बताता हूं। देखो यार, एवरी बिजनेस हैज सम रिस्क, ये दे रखा है हमें। नो बिजनेस इन द वर्ल्ड, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, नो बिजनेस इन द वर्ल्ड कैन अवॉइड रिस्क। जितने भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं और जितने भी बड़े बड़े लोग रिस्क लेके अपनी डिग्री साइड रख के, अपनी जॉब साइड में रख के कुछ नया स्टार्ट करते हैं, वो रिस्क ही तो ले रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा, हर बिजनेस बिना रिस्क के नहीं चल सकता। आज मैं अपने बिजनेस में 100 करोड़ रुपए लगा रहा हूं, इसकी क्या श्योरिटी है कि वो 100 करोड़ जरूर फुलफिल होंगे या जरूर वो प्रॉफिट में कन्वर्ट होंगे या मेरे एम्प्लॉयज खुश रहेंगे। तो यार रिस्क तो हमेशा मुझे उठाना ही पड़ेगा। अब ये सोच के कि रिस्क ही रिस्क है बिजनेस में, या मेरे पैसे डूब भी सकते हैं, अरे मेरे को प्रॉफिट नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, ऐसे कभी नहीं चलता, ऐसे कोई बिजनेस नहीं चलता, ठीक है, आप समझ रहे हो। नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क although the amount of risk may vary from business to business। अब ये हो सकता है कि किसी बिजनेस में छोटा रिस्क हो, किसी बिजनेस में बड़ा रिस्क हो। रिस्क कैन बी मिनिमाइज्ड बट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड। हाँ, हम वाइज डिसीजंस लेके, कोई हमें रिस्की ट्रांजैक्शन लग रही है उसमें ना पड़ के अपना रिस्क जरूर कम कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं हो सकता कि रिस्क को बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया जाए। आप समझ रहे हो। और बिजनेस रिस्क इस पे भी डिपेंड करता है कि छोटी या बड़ी फर्म है या नहीं है, या कौन सी इंडस्ट्री में बिजनेस ऑपरेट कर रहा है या नहीं कर रहा। ये हमारा बिल्कुल सेकंड पॉइंट है, वो पॉइंट इससे मिलता जुलता ही है। देखो ध्यान से, ये कहता है डिग्री ऑफ रिस्क। डिग्री ऑफ रिस्क का मतलब क्या हुआ कि रिस्क का अमाउंट कितना है। भैया मुझे नुकसान होगा तो कितना नुकसान होने वाला है। मैंने एक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट तो कर दी, उसमें रिस्क भी है, बट वो रिस्क एलिमेंट किस पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा दो चीजों पे। दो चीजें हैं, नेचर एंड द साइज। अब यहां पे नेचर एंड द साइज का मैंने ढंग से मीनिंग निकाल रखा है आप सबके लिए। नेचर है टाइप ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, मतलब नेचर मतलब इंडस्ट्री। ध्यान से देखो इस वर्ड को, नेचर मतलब इंडस्ट्री। इसका मतलब क्या है, मान लो ये फैशन इंडस्ट्री है, फैशन इंडस्ट्री का ट्रेंड, फैशन इंडस्ट्री का ट्रेंड बिल्कुल अलग है। इंडस्ट्री है ये, और दिस इज अ फैशन इंडस्ट्री। आप समझ रहे हो, फैशन इंडस्ट्री का ट्रेंड बिल्कुल ही अलग है। आज कुछ चीज है, एक हफ्ते बाद वो आइसोलेट हो जाती है, मतलब वो आउटडेटेड हो जाती है, और उसको कोई पूछता भी नहीं। यार हमने इतनी मेहनत से एक डिजाइन बनाया, उसको कोई पूछ भी नहीं रहा। तो आप समझ रहे हो कितना अनसर्टेन है। वैसे ही बोल रखा है डिग्री ऑफ रिस्क, दिस इज अ रिस्की वेंचर टू एंटर इन। अगर आप में इतनी इन्वेस्टमेंट पावर नहीं है, आपके पास इतनी मैन पावर नहीं है, तो फैशन इंडस्ट्री आपके लिए नहीं बनी, क्योंकि उसमें डिग्री ऑफ रिस्क बहुत ज्यादा है। आप समझ रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारा, साइज ऑफ बिजनेस। साइज क्या है, देखो साइज का मतलब हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, साइज का मतलब बोल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल। हम कितनी मात्रा में अपना गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं। जैसे एक स्मॉल फर्म होगी, मान लो ये एक बहुत स्मॉल फर्म है और ये बहुत ही बिग फर्म है, समझ रहे हो। तो स्मॉल फर्म का रिस्क छोटा होगा, कम होगा, मिनिमम रिस्क के साथ ये ऑपरेट कर सकती है। वैसे ही ये जो बिग फर्म है इसका रिस्क बहुत ही बड़ा होगा। बिग फर्म का रिस्क बड़ा होगा, स्मॉल फर्म का रिस्क छोटा होगा, डिग्री ऑफ रिस्क छोटी होगी। समझ गए ये पॉइंट। अब ये पॉइंट को दोबारा एक बार समराइज करते हैं। डिग्री ऑफ बिजनेस रिस्क डिपेंड ऑन टू बेसिक थिंग्स। फर्स्ट इज द नेचर, कि नेचर ऑफ इंडस्ट्री क्या है, हमारा टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कौन से प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। सेकंड है साइज, साइज मतलब अमाउंट और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, और कितना हम सेल कर पा रहे हैं, वॉल्यूम क्या है, बिग है या स्मॉल है। नेचर क्या है, ट्रेंड्स, ट्रेंड मतलब कौन सी इंडस्ट्री में बिजनेस ऑपरेट कर रहा है। समझ आ गई ये बात।
अब नेक्स्ट हम चलते हैं इस पॉइंट पे, ये भी अच्छा पॉइंट है, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। यार बोलते हैं नो रिस्क इज इक्वल टू नो गेन, बोलते हैं ना नो पेन नो गेन, वैसे ही नो रिस्क नो गेन। जिसने रिस्क नहीं लिया उसको कभी गेन भी नहीं हो सकता। और जो सोच के चल रहा है देखो यार भैया मेरे को 20 से 25 हजार रुपए महीने की एक जॉब दे दो, मैं उसमें बहुत खुश हूं, तो यार ध्यान से सुनो, उसने रिस्क नहीं लिया अपनी लाइफ के साथ, उसने कुछ अलग ट्राई नहीं किया। एंटरप्रेन्योर्स, ये एंटरप्रेन्योर्स का एग्जांपल है। एंटरप्रेन्योर्स रिस्क लेके, मान लिया 100 में से 2 पास होते हैं, बाकी 99 कुछ और कर रहे होते हैं, बाकी 98 ट्राई कर रहे होते हैं कि वो अपनी इनकम भी जनरेट कर पाए। ये मैं बिल्कुल अग्री करता हूं। हम हमेशा सक्सेस स्टोरीज के पीछे भागते हैं, कभी भी फेलियर्स को नहीं देखते। तो एंटरप्रेन्योर्स रिस्क बहुत देते हैं, अपनी डिग्री अपने घर बार छोड़ के एक नई मार्केट में जाते हैं, कहते हैं हम यहाँ पे पैर जमाएंगे। वो रिस्क लेना ही तो है। जब तक आप रिस्क नहीं लोगे तब तक आपको गेन भी नहीं होगा। एंटरप्रेन्योर्स के पास इतना मालामाल हो जाते हैं एक आइडिया के थ्रू। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक सही टाइम पे एक सही आइडिया के साथ एक सही एग्जीक्यूशन के साथ थोड़ा रिस्क लिया, थोड़ा नहीं बहुत रिस्क लिया, बिकॉज नो रिस्क नो गेन। और देखो यार हम रिस्क और रिवॉर्ड में हमेशा बैलेंस करते रहते हैं। जितना ज्यादा रिस्क होगा उतना ज्यादा रिवॉर्ड होगा। जब मैं अपने एमबीए के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो हमें जीडी टॉपिक्स दिए जाते थे, उसमें एक टॉपिक इनमें से भी था। टॉपिक का नाम था डज रिस्क टेकिंग ऑलवेज लीड टू मोर प्रॉफिट्स और ऑलवेज लीड टू मोर रिवॉर्ड्स। इसका आंसर आप मेरे को लिख के बताओ कि हमने क्या ज्यादा रिस्क लिया उससे क्या हमेशा ज्यादा रिवॉर्ड मिलता है? हाँ, एनसीईआरटी के हिसाब से हाँ, रिस्क ज्यादा लोगे तो रिवॉर्ड भी ज्यादा मिलेगा। बट क्या इसका उल्टा भी सही है या ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है? आप मेरे को जरूर बताना। अभी के लिए हमने समझ लिया कि नो रिस्क नो गेन, हमें रिस्क लेना है। एवरी बिजनेस नीड्स टू टेक सम रिस्क ताकि वो प्रॉफिट मेकिंग कर पाए, ताकि उसके प्रॉफिट्स इंक्रीज हो पाए, ताकि उसका रिवॉर्ड मैक्सिमाइज हो पाए। अब हम आ गए हैं हमारे, देखो यार हमारे हो गए नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क बिल्कुल खत्म हो गए। अब हम आ गए हैं कॉजेस ऑफ बिजनेस रिस्क। इसके 4 पॉइंट्स है, पहले 2 पॉइंट्स है, इसकी फोटो ले लो एक बार। ठीक है जी, हो गया। अब हम बात करते हैं क्या क्या कॉजेस होते हैं बिजनेस रिस्क के। फर्स्ट है नेचुरल कॉजेस। नेचुरल कॉजेस मतलब देखो यार ये बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा एक्सप्लेन करने को नहीं है। हाँ ये आ सकता है, तो इसका हम एक शॉर्ट फॉर्म लर्न कर लेते हैं। शॉर्ट फॉर्म क्या है? नी हो। जल्दी बताओ क्या है? नी हो। जैसे नियो होता है ना, नियो NEO, वैसे नी ओ NH, यहां पे H को मैंने अंडरलाइन कर दिया क्योंकि ये एक्स्ट्रा वर्ड है। NHEO, N का मतलब नेचुरल कॉजेस, H का मतलब ह्यूमन कॉजेस। पहले इन दोनों के बारे में बात करते हैं। नेचुरल कॉजेस मतलब किसी बिजनेस का रिस्क इस पे डिपेंड करता है कि नेचुरल कैलामिटी तो नहीं आ गई। अब कुछ लोग कोरोना को भी नेचुरल कैलामिटी बोलते हैं, कुछ लोग कहते हैं चाइना की वजह से फैला, तो ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। पर ले दे के ये तो हमें पता लगा कि फ्लड, अर्थक्वेक, लाइटनिंग, हेवी रेन्स, फेमाइन, जितने भी पैंडेमिक और एंडेमिक होते हैं वो सारे नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं। तो बिजनेस रिस्क, हमारे बिजनेस सारे फ्लॉप हो जाते हैं। आप देख ही रहोगे इस समय रिसेशन आ रखा है, आप समझ रहे हो। तो 2020 की बात मैं करूं अगर, तो नेचुरल कॉज हो रखा है ये, अभी रिसेशन आ रखा है, बिजनेस रिस्क बिल्कुल हाई है, बिल्कुल प्रीमियम लेवल पे। नेक्स्ट हम आ गए ह्यूमन कॉजेस। ह्यूमन कॉजेस क्या क्या हैं? आप इंडिया में बहुत बार देखते होगे पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप टूट गई। अभी रिसेंटली मेरे फ्रेंड ने एक पार्टनरशिप में एक रेस्टोरेंट खोला, पता लगा 1 महीने बाद उसने अपना एक और रेस्टोरेंट खोल दिया। मैंने कहा वाह क्या तगड़ा एक्सपेंशन है, मजा आ गया। उसने कहा नहीं भाई, पार्टनरशिप में खोला था लास्ट रेस्टोरेंट और अब मेरी उससे बनती नहीं, हमारी फाइट हो गई। क्यों फाइट हो गई? बिकॉज देयर वाज केयरलेसनेस, हम दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाए, सिंक नहीं हो पाया। वाई? नेग्लिजेंस, कि भाई तू संभाल गल्ला, तू संभाल, नहीं आज मैं बैठूंगा शाम को तू बैठियो, नहीं आज मेरा मन है शाम को मैं बैठूंगा। आप समझ रहे हो? तो ह्यूमन कॉजेज ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, या आपस में सिंक नहीं बैठा, या आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठी, वो होता है बिजनेस रिस्क। उन दोनों ने अपने पैसे लगाए, पर यार वो पैसे तो अब एक के हो गए ना, आप समझ रहे हो। जो दूसरे ने लगाया उसको तो दोबारा पैसे लगाने पड़े किसी और काम को करने के लिए, तो वो रिस्क इन्वॉल्व है इसमें। पार्टनरशिप में जब भी आप ह्यूमन एलिमेंट के साथ काम करोगे उसमें रिस्क हमेशा रहेगा। और यहां तक कि हम ये भी देखते हैं एम्प्लॉयज फैक्ट्रीज में जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं, वर्कर्स होते हैं, वेज लेबरर्स होते हैं, वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज में लेबर स्ट्राइक कर रही होती है अपनी डिमांड्स के लिए, तो क्या है? वो ह्यूमन कॉजेज हैं। हमारा बिजनेस रिस्क ह्यूमन कॉजेज से भी आता है।
किस दिन फैक्ट्री बंद होगी, स्ट्राइक होगी, तो यार वो तो काम रुक गया ना, उस दिन कंपनी को लॉस हुआ, उस दिन फैक्ट्री में कुछ प्रोड्यूस नहीं हुआ, तो वो क्या है, बिजनेस रिस्क का पार्ट है। अब हम आगे लास्ट 2 पॉइंट्स पे। फर्स्ट इज इकोनॉमिक कॉजेस। इकोनॉमिक कॉजेस अभी मैंने एग्जांपल दिया, आपको बताऊं कौन सा एग्जांपल दिया, बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया कि आरबीआई ने रेट कट कर दिया तो उसका इफेक्ट पड़ेगा बैंक्स पे, बैंक्स का बिजनेसेस पे, बिजनेसेस का कंज्यूमर्स पे, वही तो है इकोनॉमिक कॉजेस। इसका थोड़ा डिटेल में एग्जांपल पढ़ते हैं। एनसीईआरटी क्या बोलती है, अनसर्टेनिटीज रिलेटिंग टू डिमांड फॉर गुड्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज और बहुत सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स में ऐसा होता है बिजनेसेस को एक चीपर प्राइस पे अपने प्रोडक्ट सेल करने पड़ते हैं, और ये बिजनेसेस प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं माइंडेड, ठीक है। जो चीज मेरे को 100 रुपए की बेचनी थी वो आज मैं गवर्नमेंट को सिर्फ 20 रुपए की बेच रहा हूं, तो मेरा एक रिस्क है ये। मेरी डिमांड तो उतनी ही है, मेरे से कंज्यूमर्स लेने को तो बैठे ही हैं, बट डिमांड फॉर गुड्स मेरी अनसर्टेन हो गई। मेरे को एकदम गवर्नमेंट ने कह दिया देखो भाई जल्दी लेके आ, हमें नहीं फर्क पड़ता तू किसको भी बेचे, तू लेके आ, तो वो क्या है, वो एग्जांपल है अनसर्टेनिटीज रिलेटिंग टू डिमांड फॉर गुड्स। मेरी गुड्स की डिमांड इतनी बढ़ गई कि मेरे को कुछ सर्टेन अमाउंट, सर्टेन प्राइस लॉस पे बेचना पड़ा, ठीक है। फिर आगे कंपटीशन। कंपटीशन भी इकोनॉमिक एलिमेंट है। आज मैंने यहाँ दुकान खोली, मेरी ज्यादा सेल हो रही है, कल को एक और नई दुकान खुल गई तो मेरी सेल उसकी आधी हो गई। आप समझ रहे हो, एक रिस्क इन्वॉल्व है, वो इकोनॉमिक कॉजेस के अंदर आता है। मैंने आपको पहले भी बता रखा है, इकोनॉमिक्स और बिजनेस काफी कोरिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है, इंटरडिपेंडेंट है, तो ये बात उनमें सारी आती है। डिमांड फॉर गुड्स, कंपटीशन, प्राइस, ये सारा इकोनॉमिक कॉजेज है। कलेक्शन ऑफ ड्यूज फ्रॉम कस्टमर्स, आज मेरे से कोई उधारी लेके गया और मेरे को 1 महीने तक उसने चुकाई नहीं, उसने 1 साल तक नहीं चुकाई, तो यार वो बिजनेस रिस्क ही तो है, मेरा लॉस हुआ ना, समझ गए। चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी और मेथड ऑफ प्रोडक्शन। चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी याद आया कुछ, अभी मैं आपको देख रहा हूं, आपको सुन रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं। चेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, जो इस समय ये नहीं कर पा रहे वो घाटे में है, उनका नुकसान हुआ है, वो बिजनेस रिस्क से जूझ रहे हैं, वो इकोनॉमिक कॉजेस से जूझ रहे हैं। समझ आ गई आपकी बात। अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, वो है अदर कॉजेस। ये मैं आपको थोड़ा स्पीडी पढ़ा रहा हूं, इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि इसमें समझने को ज्यादा है, लर्न करने को इतना ज्यादा नहीं है। हमने लर्न ऑलरेडी कर लिया डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन लर्न करी है, नीहो, NHEO, नेचुरल, ह्यूमन, इकोनॉमिक एंड अदर कॉजेस, ठीक है जी। अदर कॉजेस क्या है, अनफोर्सीन इवेंट्स, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस, मैकेनिकल फेलियर्स सच एज द बर्स्टिंग ऑफ बॉयलर, फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट्स एक्सेट्रा। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे जैसे जियो जैसी एक बहुत बड़ी कंपनी इंडिया के अंदर अगर फेल हो गई ना, तो वो अदर कॉजेस में है। एकदम मार्केट डिस्टर्ब हो जाएगी, पॉलिटिशियंस कहेंगे हमने इतना पैसा लगा रखा था जियो पे, हमारी इतनी आशाएं थी, इतनी एस्पिरेशंस थी, इतना ज्यादा फोकस था जियो के सक्सेस होने पे, पर वो फेल हो गई आज, तो वो कौन सा कॉज है, अदर कॉजेस। अनफोर्सीन इवेंट्स, हमने कभी सोचा ही नहीं था, कभी देखा ही नहीं, हमने इन्वेस्ट ही किया था प्रॉफिट कमाने के लिए, आज कोई है कि जियो डूब जाएगी, मान ही नहीं सकता कोई, समझ रहे हो। तो वो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस, मैकेनिकल फेलियर, कुछ अनसर्टेन इवेंट हो गया, पॉलिटिकल फेलियर्स हो गई, हमारी सरकार उजड़ गई, जियो जैसी बड़ी कंपनी जो देश को चला रही है वो हट गई, तो उनको हम कहेंगे अदर कॉजेस। इसी के साथ आज का टॉपिक खत्म होता है। चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमारा एक टॉपिक जरूर बचा है कि बिजनेस स्टार्ट करते हुए हमारे कौन से एलिमेंट्स काम में आते हैं, कौन से फैक्टर्स हमें काम में लेने चाहिए, हमें नोटिस करने चाहिए। तो वो 10 पॉइंट्स हैं, वो एप्लीकेशन पे डल चुके हैं। आप प्लीज एप्लीकेशन चेक करो, उसको डाउनलोड करो। मैं आपको जल्दी मिलता हूं। हम इकोनॉमिक्स क्लास के साथ भी आ रहे हैं हर रोज। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, और इन सब के बाद मेरे को जरूर बताना कि इस टीचिंग स्टाइल में और क्या इंप्रूव हो सकता है, मैं क्या गलतियां कर रहा हूं। अगर कोई क्वेश्चन कवर नहीं कर रहा है या टॉपिक कवर नहीं कर रहा, तो उसके बारे में भी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और बहुत मेहनत लगती है आप सबको अच्छे विजुअल्स के साथ ये सब एक्सप्लेन करने में। प्लीज लाइक द वीडियो एंड हैव अ ग्रेट वन। जल्दी मिलते हैं, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।